जी अस्सलाम वालेकुम। टॉक शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ शाह। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम हाजिर हुए टॉक शोज़ पॉडकास्ट में। हमारे साथ एक ज़बरदस्त गेस्ट यहाँ मौजूद है। इनका तारुफ मैं करवाना चाहूँगा, बाकी इंशाल्लाह ये डिटेल्स आपको खुद ही देंगे। सैफुल्लाह भाई इनका नाम है और ड्रीम्स नेक्स्ट सलाम सेट एजेंसी के ये CEO है। बाकी मैं इनका बेहद मशहूर हूँ सैफुल्लाह भाई का कि इन्होंने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें यह ज्वाइन किया। सर, तो सबसे पहले सर मैं चाहूँगा व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताएँ। क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से बिलोंग करती है, चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस हो जाए। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। मेरा नाम सैफुल्लाह है और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। जंग से अबौ इताद है, उसके बाद मैं लाहौर गया, वहाँ स्टडी की, फैमिली मेरी वहाँ पे शिफ्ट हो गई और 2018 में मैं जो है कराची में आया, बहरिया टाउन में। अगर मैं अपने बिज़नेस की बात करूँ तो इनफैक्ट मेरी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो फाइनेंस की है। मैं ACA में एंटर हूँ, लेकिन शुरू से ही मुझे जो काम करने का मौका मिला लकीली वो सेल्स एंड मार्केटिंग में मिला। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लाहौर से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। ट्राइकॉन डेवलपर है, बड़ा अच्छा उनका नाम है। तो मैंने कोई पहले 8 साल उनके साथ काम किया। उसके बाद दाऊद ग्रुप के साथ मैंने वहाँ पे काम किया शेखोपुरा में। तो रियल एस्टेट के साथ और सेल्स और मार्केटिंग के साथ ही थ्रू आउट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने रियल एस्टेट का अपना ऑफिस लाहौर में कुछ देर के लिए बनाया। उसके बाद मैं जब कराची में शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर के नाम से अपना ऑफिस बनाया, जो कि बेसिकली रियल एस्टेट को डील करते हैं, एक एजेंसी है। उसके साथ ही हमने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। तो कंस्ट्रक्शन के काम का जब स्केल बढ़ना शुरू हुआ तो हमने एक अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई DX के नाम से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने DX के प्लेटफॉर्म से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो किए। बहुत सारे हमने विलास बनाए, हैंडओवर किए और साथ में हमने हाई राइज बिल्डिंग पे काम करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त बहरिया टाउन कराची के अंदर 6 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। एक बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उसको हैंडओवर करने जा रहे हैं। 2 बिल्डिंग्स के हमारे जो है, एक का ग्रे कंप्लीट हो चुका है, एक का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हो चुका है। बाकी जो एक और बिल्डिंग है उसके ऊपर हमने साइट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। 2 बिल्डिंग हमारी पाइपलाइन में है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2018 से आए 2023 तक ये 5 साल का टर्नओवर बहुत अच्छा, बहुत थोड़े टाइम में बहुत अच्छी रिकग्निशन हमें मिली मार्केट की तरफ से, लोगों की तरफ से। हमारे कस्टमर्स का बड़ा अच्छा फीडबैक रहा और अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर भी हम बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपसे यही एक्सपेक्टेशन है। अच्छा सर, ड्रीम्स नेक्स्ट का आपने कभी सोचा था कि आप ड्रीम्स नेक्स्ट के CEO बनेंगे, इस्लाम स्टेट के आप CEO बनेंगे, या कोई ऐसा तबसरा इसका या आपको ख्यालात आए हुए थे कोई चीज़? अच्छा सर, ऐसा होता है कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो उसमें एक जिसे कहते हैं कि आपका विज़न होता है। विज़न ये होता है कि आपने न सिर्फ खुद ग्रो करना है बल्कि आपने सोसाइटी को सर्व करना है। बिल्कुल सर। आपने लोगों को सर्व करना है, आपने किसी के लिए जिसे कहते हैं हेल्पिंग हैंड बनना है। जब आपका ये टास्क होता है तो फिर आगे कंपनी का नाम क्या होगा, आप किस फील्ड में जा रहे होंगे, ये रास्ते खुलते जाते हैं। लेकिन बेसिक जो टास्क है वो आपका माइंड सेट है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, अब तक लाइक 5 साल ड्रीम्स नेक्स्ट को हो गए इस्लाम स्टेट को, तो इसमें आपने कौन से बेनिफिशियल जो इससे प्रोवाइडिंग्स है जो आपने आवाम को दिए हो, लाइक सोशल हो, ऑन ग्राउंड हो, कोई ऐसी चीज़ है या जो फ्यूचर में आप लॉन्च करेंगे आवाम के लिए? अच्छा देखिए, अगर तो आप यूनिकनेस की बात करें तो बहरिया टाउन कराची के अंदर हम लोग DX ग्रुप जो है वो फर्स्ट बिल्डर है। अच्छा, माशाल्लाह, जिन्होंने स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया। देखिए, ये वो जिद्दत है जो अब हमें हर जगह दुनिया में हर जगह मिलती है। तो यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर स्पेशली हम लोग ने DX स्मार्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग लॉन्च की, DX स्मार्ट रेजिडेंसी। तो उसमें हमने ऑटोमेशन पे काम किया। तो अभी हमारा जो फ्यूचर में प्लान है जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग स्टील स्ट्रक्चर और फैब्रिकेशन की तरफ हमारे वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी जो हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं वो बहुत ही हैवी स्टील एंड कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनता है। दुनिया में ये बहुत चेंज आ चुका है। अगर कहीं दुनिया में स्टील स्ट्रक्चर बनता भी है, कंक्रीट स्ट्रक्चर बनता भी है, तो वो बहुत अब लाइट वेट रह गया, लाइट रह गया। हमारा जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी वो कन्वेंशनल वो चल रहा है, हमारा स्ट्रक्चर वो ऑलमोस्ट 60% हैवी है जो मॉडर्न स्ट्रक्चर बनते हैं उनसे। और एट द सेम टाइम स्टील और कंक्रीट स्ट्रक्चर से हट के फैब्रिकेशन और स्टील स्ट्रक्चर की तरफ लोग चले गए। तो मेरा बेसिकली उस पर वर्किंग के फ्यूचर में हम इंशाल्लाह इस पर असल आपको इसमें कामयाबी और कामरानी आता करें। अच्छा सर, बीच में कोविड आ गया था 19 में, तो आपने 18 में जो है ड्रीम्स की बुनियाद रखी थी सर, तो कितना इफेक्ट हुआ था इन चीज़ों पर? क्योंकि देखिए आप
ऑल ओवर कंट्री जो है, पाकिस्तान की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की भी बात करें ना, तो सारी वो हो गई थी, डिफ़ॉल्ट हो गई थी एक नज़र से। तो आपकी एजेंसी की क्या सूरत है ड्रीम्स नेक्स्ट इस्लाम स्टेट में? अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि मार्केट की जो ये खूबसूरती है कि आपको अप्स भी मिलते हैं, डाउन भी मिलते हैं। एक टाइम होता है आपका सेटअप बहुत फ्लोरिश कर रहा होता है, एक टाइम होता है बहुत चैलेंजिंग पोजीशन होती है। तो जो चैलेंजिंग पोजीशन है वो शायद जो टाइम फ्लोरिशिंग वाला है उसकी तैयारी होती है, आपके जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ की, जिसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन होती है, और वो आपकी एक ट्रेनिंग होती है। तो हमारी वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। बहुत हम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया ने इस टफ़ टाइम को फेस किया, हमने भी उसको फेस किया। लेकिन DX और इस्लाम स्टेट ने अभी जो टाइम गुजरा और जो कोरोना का टाइम गुजरा उसमें एक बहुत अच्छा काम किया, और मैं अपनी टीम को क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने क्या किया कि अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही हमारी, अगर हमारा क्लाइंट हमें विज़िट नहीं कर पा रहा सोशल डिस्टेंसेस की वजह से, बाकी पाबंदियों की वजह से, तो हमने क्या किया, हमने अपनी पूरी टीम को डिजिटली उसको ट्रेन किया, और हमारी टीम ने सोशल मीडिया पे डिजिटली बहुत अच्छा काम किया। और मैं समझता हूँ कि आज अगर हमारी बहुत थोड़े टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिकग्निशन है मार्केट में, तो उसकी एक वजह शायद ये भी है कि हमने टफ़ टाइम में या उस टाइम पे जब ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी, उस वक्त हमने सोशल मीडिया पे काम किया और अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी जो कंपनी है, अपनी प्रोफाइल उस पर काम किया। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक तो वो विवाद थी कोविड-19 की, और एक अभी की जो विवाद चल रही है करंट इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन भी एक विवाद ही हम कह सकते हैं सर। करंट इन्फ्लेशन में लाइक इस पर आपकी क्या राय अमल है, और एज अ CEO, ड्रीम्स नेक्स्ट के CEO, और इस पे सर आपको क्या कोई इफेक्टनेस आप पर या आपकी जो टीम है उन पर, या आपकी जो CEO हो जिनके आप हैं ड्रीम्स नेक्स्ट, इस पर कोई असर पड़ा है? अच्छा, ये जो फेज़ इस वक्त गुजर है, ये पूरा न सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के लिए या किसी एक कंपनी के लिए, ये पूरे मुल्क के लिए बड़ा चैलेंजिंग भी है। और सबसे बढ़ के ये कि इंटरनेशनली हमारे जो जिसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की, उसको भी देखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आए दिन जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स पास होती हैं हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से, जिस तरह के आए दिन एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चलती है, तो वो हम तो हर जगह इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, और अनलकीली ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। एक तो होता है कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या आपको इस तरह का इशू। दूसरा ये कि हम लोग मादरत के साथ हम लोग मॉरली एथिकली भी बहुत उसमें जो है ना सफ़र हो रहे हैं, और जो हमारा पाकिस्तान का फेस जा रहा है, सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारा जो फेस है वो बड़ा डैमेजिंग है जो इस फेस पे चल रहा है। फाइनेंशियल तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, वो रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन जब आपका फेस डिस्टर्ब होता है, आप डीमोरलाइज होते हैं, तो वो बड़ा डेंजरस होता है उसको रिकवर करना। तो इस स्टेज पे मैं समझता हूँ कि हम लोग सबसे ज़्यादा सफ़र इसमें कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ, लाइक आप क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसको, कि इस बहरान में जो अभी चल रही है, जो करंट इन्फ्लेशन में, इसमें हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी बनती है और आवाम की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग मुल्क की तरक्की की बात करें तो ये बड़ा आसान होता है कि आप और मैं कह दें कि यार फ़लाँ गवर्नमेंट ने इस तरह परफॉर्म किया, फ़लाँ गवर्नमेंट की ये गलती थी, तो ये बड़ा आसान है। लेकिन जो तरक्की होती है, जब नेशन की बात आती है, जो कौमें बनती हैं, जो यूनिटीज़ होती हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, उसमें हर फ़र्द का बराबर का रोल है। आज अगर हमें कोई पॉलिटिशियन या कोई अपने अंदाज से घुमाता है, या हम बग़ैर सोचे समझे कि बाकी सारे काम छोड़ के एक दूसरे काम के पीछे चलते हैं, जिसमें हमारा अपना कोई एनालिसिस नहीं होता, या हम रियलिटी बेस्ड काम नहीं कर रहे होते, जस्ट एक पार्टीबाजी की बेस पे हम पूरा का पूरा रेवड़ उसके पीछे या उसके पीछे चलते हैं, इसमें फिर हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिसे कहते हैं जिम्मेदारी ऐड होती है कि हमने एक रोल क्या प्ले किया। दूसरा ये कि अगर जो मज़लूम है, अगर वो अपने जुल्म के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाता, तो वो ख़ुद एक बहुत बड़ा ज़ालिम है। तो हम अपने आप का एनालिसिस करें तो एज ए इंडिविजुअल हर पाकिस्तानी का जो उसके ऊपर लायबिलिटी है कि वो इसमें रोल प्ले करे, और हम शायद सारे पाकिस्तानी उस तरीके से रोल प्ले कर नहीं पा रहे। बिल्कुल, ये हमारा वीक पॉइंट ही आप समझ लीजिए जी। अच्छा सर, मैं दोबारा एक रियल स्टेट के क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि रियल स्टेट का या पाकिस्तान में कितना स्कोप है? अच्छा, रियल एस्टेट का स्कोप ना ग्लोबली, अब अगर यूके की बात करें ना, तो वहाँ भी इस वक्त आप कहें कि हर वक्त बिल्ट इन प्रॉपर्टी की डिमांड है। आप USA में जाएं, वहाँ पे हर वक्त बिल्ट इन प्रॉपर्टी की डिमांड है।
रियल एस्टेट जो है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो एक तो नेचुरली जिसे कहते हैं हमारी जो आबादी बढ़ती है या एक्सपेंशन होती है वो तो है ही है। एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ ये कि अभी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहे हैं, मुल्क के हालात जैसे भी हैं, फीस जैसा भी गुजर रहा है, लेकिन अगर हम आज से 10 साल पीछे जाएं या उससे 20 साल पीछे जाएं तो आप देखिए कि पहले लोगों के पास वो फैसिलिटीज़ या वो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं था जो आज है। 20 साल 30 साल पहले उस तरीके की मॉडर्न सोसाइटीज़ पाकिस्तान में नहीं थी जैसी आज है। सो दो तरीके से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। एक तो ये कि लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, लोगों को बड़ी अच्छी सोसाइटी, अच्छे एरियाज़, जिसे कहते हैं अच्छी अमेनिटीज़ चाहिए, और सेकेंडली ये कि जो ग्रोथ हो रही है, जो आबादी बढ़ रही है उसकी वजह से, तो पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। और इतनी डिमांड है कि जितने लोग भी इस वक्त डेवलपर एंड बिल्डर्स काम कर रहे हैं और भी आएंगे तो उनकी भी गुंजाइश है, और इसमें एक्सपेंशन की भी गुंजाइश है, इस इंडस्ट्री में, इसमें मॉडर्नाइजेशन की भी गुंजाइश है, इसमें जिद्दत की भी गुंजाइश है, और मैं समझता हूँ ज़बरदस्त फील्ड है। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा सर, लाइफ का कोई ऐसा एक फेज़ जब लाइक हर इंसान का होता है, जब वो डिसहर्टन हो जाता है, जब वो लाइक गिव अप करना चाह रहा होता है, तो हमारी यूथ आपको पीछे देख रही है, मैं खुद भी यूथ में काउंट हो रहा हूँ सर, हमारे साथ भी हो जाता है। तो सर आप माशाल्लाह से एक ये समझ सकते हैं कि कंप्लीट एक CEO आप है और एक स्ट्रगलिंग स्टोरी आपकी है। सर कोई ऐसा फेज़ आपका जब आप डिसहर्टन हो गए? अच्छा, ये जो डिसहर्ट वाला पॉइंट है ना, इनफैक्ट ये टर्निंग पॉइंट होता है। अच्छा। मेरा ये मानना है कि आप किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेज पे टेक ऑफ तब करते हैं जब आपका एक दरवाज़ा बंद होता है ना, फिर आपके सामने 100 दरवाजे खुलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत। तो आपने जो वर्ड यूज़ किया कि जब हम गिव अप करते हैं या मायूस होते हैं, तो बेसिकली आप पहले जिस फेज़ पे हैं, आप उस फेज़ को, उस ट्रैक को या उस रास्ते को बंद होता देखते हैं, तो आप गिव अप कर रहे होते हैं या मायूस होते हैं। लेकिन उस ख़ास पॉइंट पे आपको ये नहीं फील हो रहा था कि इसके बंद होने के बाद मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटी। तो बंदा वो उस पहले वाले, मैं समझता हूँ कि वो एक कंफर्ट जोन में होता है बंदा, कि चल रहा है तो बंदा चाहता है कि यही चलता रहे, यही जॉब है, यही रनिंग सोर्स है, यही हालात हैं, तो चेंज ना करना पड़े, तो वो कंफर्ट जोन में बैठा होता है, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहा होता। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट होता है, और वही एट द सेम टाइम वही टर्निंग पॉइंट होता है। और जब वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, फिर 100 दरवाज़ा खुल जाता है। बिल्कुल, ये फिर बंदा फ्लाई करता है, फिर ग्रो करता है, बिल्कुल कुदरत का निज़ाम है ये। फिर टेक ऑफ करता है। अच्छा सर, कुछ सवालात पाकिस्तान के हवाले से नॉर्मल इस क्वेश्चन से, पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात अगर हम करें, हमें तो फ़िलहाल ये लग रहा है कि पाकिस्तान अगले 2 साल सर्वाइव ही नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। सर आपका एज अ CEO आपको किस पे क्या लगा हमारा? देखिए, एक तो बात ये कि ये जो माइशत है या फाइनेंस है, ये तो जो मुल्क को चला रहे हैं वो बेहतर जान सकते हैं। मेरा एक ज़रूर मानना है कि जब आप एक ऐसे फेज़ पे पहुंचते हैं जो जिसे कहते हैं सबसे बुरा है, कि भाई इससे आप क्या बुरा होना, फिर वही बात, वही टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, वही टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद फिर कहते हैं कि अगले रास्ते खुलते हैं, अगले रास्ते खुलते। देखिए, पाकिस्तान में पोटेंशियल की कमी नहीं है, पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो जिन नेमतों से नवाजा है, जितना अच्छा मौसम दिए हैं, जितने अच्छे इलाके दिए हैं, मादियात हमारे पास सब कुछ है। तो बेसिकली ये एक जिसे कहते हैं वही ट्रैक है जिसके ऊपर चल रहे हैं या चलाया जा रहा है। तो जब ये ट्रैक बंद होगा तो सब ओके हो जाएगा, मसला नहीं। अच्छा सर, कराची के हर जगह मैं जिक्र करता हूँ, जिनके साथ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी मेरी जब थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो जाती है तो मैं कराची का जिक्र लाजमी करता हूँ। देखिए सर, कराची पूरे मुल्क को रेवेन्यू दे रहा है और खुद इससे महरूम है। सर इसके पीछे आप क्या सोचते हैं, कितनी बड़ी वजह है या कोई गेम चेंजिंग के बारे में? ये फिर पॉलिटिकली क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये वही बात है कि हम कौम हो जाए ना, और हम मुत्तहद हो जाएं, तो हम यूनिटी हो जाएं, हम कम्युनिटी बन जाएं, तो सब ठीक है। अच्छा सब ठीक है। अच्छा सर, अब इंडिया का एक क्वेश्चन आ गया इसमें बीच में, पहले पाकिस्तान का था, अब टर्न जो है इंडिया के पीछे आ रहा। सर इंडिया ने हमें, जब भी हमारा इंडिया से कोई मुकालमा होता है तो क्रिकेट पे ही हो जाता है, जब 2 टीमें आपस में लड़ती थी। अब उसके बिहाफ पे हमें उन्होंने एक और चीज़ दी है, टी वॉज फैंटास्टिक, हमें इसमें लगा दिया है, जो उनका हम लोगों ने प्लान पेश किया था इसमें लगा दिया, और वो हमसे इकोनॉमी भी आगे हो गए, IT एक्सपर्ट्स उनके पास है, रोड मैप्स उनके पास है, और जो इनके पास स्टेबिलिटी है हर लिहाज से वो हमसे आगे हो गए। लाइक वो एक ऐसा आप समझ ले, एक प्लान उन्होंने बिछाया हुआ है हम पाकिस्तानी अवाम के लिए, कि हमें एक टॉपिक दे देते हैं, हमें उसमें मशगूल कर देते हैं, बाकी वो सारी चीज़ें हमसे आगे हो जाते हैं इसमें। फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसा पाकिस्तानी नेशन एज अ कौम कि हम उनके मद्दे मुकाबिल आ जाएँ, 1% तक तो पहुँच जाए, क्या करना चाहिए?
अच्छा, अब सही बात तो ये कि उन्होंने हमें इस चीज़ के पीछे नहीं लगाया, हमें अपनों ने अपने इस सारी चीज़ों के पीछे लगाया। फॉर एग्जांपल जो अभी फेज़ चल रहा है, जी, आप और मैं हर वक्त क्या सुनते हैं, डॉलर का रेट क्या हो गया, डॉलर का रेट ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या हो गया, पेट्रोल का रेट क्या हो गया, आज ये चीज़ महंगी होगी, आज वो चीज़ महंगी होगी, आज वो सस्ती होगी, आज गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आ गया, आज अपोजिशन की तरफ से ये बयान आ गया, और हमें रोटी रोज़ी के पीछे लगा दिया और हमारा दिमाग को माउफ कर दिया। तो हमारी सोचने की, काम करने की जो एबिलिटी है, हम तो तभी कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, सोचेंगे, क्रिएटिव माइंड तभी हम बनेंगे जब हम एटलीस्ट रिलैक्स होंगे। तो हमें हर वक्त जो है टॉर्चर किया जा रहा है, कभी हमें दहशतगर्दी के उसमें झोंसे में दे दिया जाता है, कभी जनाब हमें यहाँ पे कोई दूसरी फोर्स इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी, आप समझते हैं कि बाहर से फोर्सेस हैं जो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, और बदबख्ती ये है कि हमारे लोग ही जो है आलाकार बनते हैं। हम वो कोई काम नहीं कर सकते कि हम इंडिपेंडेंट हैं। देखिए, बात ये कि फिर वही बात है ना कि हमारा जो मुल्क है, जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर वही बात है, रिसोर्सेज बहुत हैं, तो हमें कोई इजी होने ही नहीं दे रहा। इजी होने हम बीच में समझे कि फुटबॉल बने हुए हैं, कोई इधर मार रहा है, कोई उधर। हाँ, हर बंदा यूज़ कर रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप यूथ पार्लियामेंट में या मौजूद हैं हमारे साथ, और पीछे हमारी जो ये है कि पूरी यूथ जनरेशन, ये जो क्वेश्चंस, आप ये एक नज़र ये समझ ले कि जो बिहाइंड द कैमरा की यूथ है हमारे, उनके क्वेश्चंस भी थे। सर, यूथ के लिए कोई मैसेज? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के फेज़ है, जिस फेज़ से हम गुजरे हैं, ये बहुत क्रूशल फेज़ है। लेकिन पिछले 20 साल से नज़र दौड़ाए ना तो आलमोस्ट यही मिलते जुलता रुझान चल रहा है। डे फर्स्ट से हम कर्ज़े भी ले रहे हैं, डे फर्स्ट से हमारा पॉलिटिकली भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। खैर, ये तो दुनिया में होती है, जब ये गवर्नमेंट आती, दूसरी अपोजिशन आती, तो ये चीज़ें चलती रही। हमारे यहाँ शायद थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इन चीज़ों से डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो एम है, हमारा जो विजन है, उससे पीछे नहीं हटना। दोनों चीज़ें, आप इस सिनेरियो में या किसी भी सिनेरियो में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों हर वक्त मौजूद होती हैं। तो बीइंग यूथ, आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके सामने पॉजिटिव रास्ते खुलेंगे, आपके सामने विजन आएगा, आपके सामने टास्क आएंगे, टारगेट आएंगे, आप इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। और अगर आप नेगेटिविटी में फंसे रहे कि मुल्क के हालात ये हो गए, या किसी ने ये कह दिया, या मुल्क को फलां इस तरफ लेके जा रहा है, कोई किसी तरफ नहीं लेके जा रहे। हमारे लिए दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आप हमेशा पॉजिटिविटी वाली अपॉर्चुनिटी को और पॉजिटिव डायरेक्शन को और अपने रास्ते को और विजन को क्लियर रखें। इंशाल्लाह जो ग्रोथ है, ग्रूमिंग है, वो आपका हिस्सा है। इंशाल्लाह। बिल्कुल एक ज़बरदस्त मैसेज था सैफुल्लाह भाई की तरफ से। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट मिस्टर सैफुल्लाह, CEO ऑफ ड्रीम्स नेक्स्ट। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।